स्वागत है आपका YouTube के करियर एकेडमी के चैनल पर। तो आज की क्लास में हम KVS के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, तो मैं कुछ और टॉपिक जो है आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपने देखा है कि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आमतौर पे क्वेश्चन आते हैं कि PRT हो गया, TGT हो गया या PGT हो गया। तो आपको पता है अलग अलग लेवल के लिए क्वेश्चन आते हैं कि टीचर को किस प्रकार से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए PRT के लिए, TGT के लिए और PGT के लिए। तो मैं आपको कुछ आधारभूत चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि जैसे PRT जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है जी, और दूसरे होते हैं TGT के स्टूडेंट और तीसरे होते हैं PGT के लिए, ठीक है जी। तो तीन लेवल में स्टूडेंट होते हैं, तो तीनों के लिए हमारी कुछ कुछ स्ट्रेटजी जो है कॉमन होनी चाहिए, कुछ कुछ अलग होनी चाहिए। तो PRT के स्टूडेंट जो होते हैं ये प्राइमरी क्लास के लिए है, और ये मिडिल क्लासेस के लिए होते हैं, और ये अपर क्लासेस के लिए यानी हायर क्लासेस के लिए होते हैं। तो इनमें तीनों में अलग अलग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा कि जब बच्चा छोटा होता है, यानी वो 3 साल से लेकर 8 साल तक होता है, तो इस काल में मुख्य रूप से बच्चे की टीचिंग, बच्चे की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस एज को हम कह देते हैं आइडियल एज। ये आइडियल एज है यानी आदर्श काल है। जबकि टीजीटी जो है, टीजीटी एक पढ़ाई के हिसाब से जो है, जो मिडिल लेवल होता है, इसको हम नॉर्मली कहते हैं अनोखा काल। अनोखा यानी यूनिक एज है। और हायर क्लासेस को हम नॉर्मली कह देते हैं, ये जो है एक साइक्लोनिक, या इसको कह देते हैं झंझावत काल, या एक तूफानी एज होती है पढ़ाने के हिसाब से भी और बच्चों के बड़े होने के हिसाब से भी एक टफ एज होती है। तो सबसे पहले आता है कि आदर्श काल जो है, आदर्श काल इसे हम क्यों कहेंगे। सबसे पहले आता है इस काल में मुख्य रूप से क्या होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है जी। इस काल में बच्चे के लिए प्ले वे मेथड सबसे जरूरी होता है। तो छोटी क्लासेस में आमतौर पे 5 क्लासेस तक बच्चा जो है प्ले वे मेथड में ज्यादा अच्छे से पढ़ता है। इसके अलावा इस आयु में बच्चा जो है बेसिक गुण प्राप्त करता है, बैठना, चलना, फिरना, बोलना आदि बेसिक चीजें सीखता है। इस काल में बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाने का प्रयास किया जाता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने पैरों पे चलना सीखे। उसकी जो बेसिक गुण होते हैं उसके जीवन के लिए, खाने पीने, बैठने आदि भाषागत, उनको सिखाने का प्रयास जो है टीचर का होता है। तो क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी क्लासेस में टीचर जो है कौन होना चाहिए। तो प्राइमरी क्लासेस में मुख्य रूप से महिला टीचर जो है ज्यादा अच्छे रहते हैं। महिलाएं जो है अच्छे टीचर के रूप में काम करते हैं, क्योंकि महिलाओं को बच्चों के बेसिक गुणों का पता होता है, उनका रोना, उनका हंसना, उनका खेलना, क्योंकि इस आयु में उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो महिला टीचर वो माँ की फीलिंग रखते हैं, तो वो बच्चे को बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इस आयु में स्वस्थ आदतों का निर्माण होता है, ये महिला टीचर जो है ज्यादा अच्छे से कर लेता है। इस आयु में खेल खेल द्वारा अधिगम होता है, प्ले वे मेथड द्वारा होता है। बच्चे को हम खेल खिलौने देते हैं, ठीक है जी। इस आयु में बच्चा खेल खिलौनों से ही एक्टिविटीज करता है, तो इस आयु में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। फिर क्वेश्चन आता है इस आयु में रिफ्लेक्स एज यानी रिफ्लेक्स अधिगम होता है, जिसको कह देते हैं हम कि बच्चा जो है प्रत्यावर्ती क्रियाएं करता है। उसकी आंखों के सामने जो भी चीजें प्रकट होती हैं उनको वो यूनिकली देखता है, ठीक है जी। तो इस आयु में बच्चे को खेल खिलौने हम जितने ज्यादा देते हैं उतना ही बच्चा जो है उनसे ज्यादा एक्टिविटीज करता है, उसको वो चीजें बहुत ही रोचक, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। फिर आता है जी इस आयु में बच्चा जो है क्रियात्मक अधिगम यानी क्रियात्मक लर्निंग करता है, यानी क्रियाएं कर करके वो अधिगम करता है। फिर आता है इसी आयु में अंग संचालन यानी बॉडी मूवमेंट के आधार पर ही बच्चे की लर्निंग होती है। तो बच्चा खुद बैठता है, चलता फिरता है, तो बॉडी मूवमेंट के आधार पे ही मैक्सिमम चीजें जो हैं। तो स्कूल में प्री नर्सरी एज हो या स्कूल एज हो, तो उस आयु में बच्चा जो है स्कूल में रहकर प्ले वे मेथड से लर्निंग सीखेगा, खेल कूद से सीखेगा, और अधिगम जो है यहाँ पर थ्योरेटिकल नहीं होगा, किताबी नहीं होगा, ठीक है जी। और यहाँ पर उसको पढ़ाने से ज्यादा खिलाने पर ध्यान होगा, क्योंकि जितना बच्चे के अंगों में संचालन होता है, जितना उसके बॉडी मूवमेंट ज्यादा होगा, उतना ही बच्चा जो है बेहतर तरीके से विकास कर पाएगा। तो इस आयु में उसको हम जितना ज्यादा उसको व्यापक रूप से प्रैक्टिकल चीजें दिखाएंगे, उसको यथार्थ में उसको फिजिकल चीजें दिखाएंगे, उसको खेल खिलौनों के आधार पर महसूस कराएंगे, तो उससे वो बेहतर सीखता है, ठीक है जी। तो इसको इसलिए हम
आइडियल एज कह देते हैं, क्योंकि बच्चा जैसा हम उसको सिखाते हैं वैसा सीख जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बच्चे को कच्ची मिट्टी की तरह कहा जाता है, कि बच्चा जो है ऐसी पर्सनैलिटी होता है जो कच्ची मिट्टी की तरह है, जैसे हम मोल्ड करेंगे वैसा वो मोल्ड हो जाएगा, या स्लेट की तरह है, जो हम लिखेंगे वैसा ही लिखा जाएगा। तो आइडियल एज में टीचर के ऊपर होता है कि वो उसको किस प्रकार से पढ़ा रहा है। ठीक है जी। तो मुख्य रूप से इसमें आता है कि बच्चे का आदर्श काल होता है। फिर आता है इस आयु में उसको चित्र कहानियों द्वारा, इमेजिनेशन में, यानी इस आयु में बच्चा जो है चित्र कहानियों से इमेजिनेशन करना सीखता है, और चित्र कहानियों के आधार पर ही वो कुछ चीजें याद भी कर लेता है या समझ भी लेता है। दूसरी आयु आती है जो मिडिल आयु कह देते हैं, बाल्यावस्था कह देते हैं। तो बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड एज जो है, इस आयु में बच्चा जो है मेनली, वैसे आपको पता है कि 6 ईयर से वो एजुकेशन सीखता है, पर हम इसको 6 से लेकर 8 तक भी काउंट कर लेते हैं, या 8 के बाद भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो मुख्य रूप से बाल्यावस्था जो है ऐसी आयु होती है जिस आयु में बच्चा जो है स्कूल में जाता है और बड़ी क्लासेस में होता है। वो इस आयु में बच्चा जो है 6वीं 7वीं 8वीं तक पहुंच जाता है। इस आयु में बच्चे का भाषागत यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है जी। इस आयु में बच्चा जो है खेल खेल में सीखता है, यानी स्कूल में खेल का प्रबंध होता है, प्लेवे मेथड का प्रबंध होता है, तो उससे वो बेहतर सीखता है। जितना हम उसे बार बार खिलाते हैं उससे उसमें अनुशासन पैदा होता है, साथ में वो पढ़ाने के दौरान कोऑर्डिनेशन, सहयोग आदि चीजें भी इस आयु में सीखता है। इसके अलावा जो लर्निंग है, यहाँ लर्निंग जो है प्लेवे लर्निंग के आधार पे ही डेवलप होगी। यहाँ भी लर्निंग का जो प्लेवे मेथड है वो यहाँ भी चलेगा। ठीक है जी। इस आयु में बच्चे की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी जो होती है उसको शांत करने के लिए टीचर को अधिगम कराना चाहिए। फिर आता है अधिगम जो है रुचिकर यानी इंटरेस्टेड होना चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए। इस आयु में बच्चा जो है संचयी प्रवृत्ति रखता है, उसको चीजें इकट्ठी करने की आदत होती है, तो उसको और हमें डेवलप करना है। इस आयु में बच्चा जो है ग्रुप यानी सामूहिकता का प्रयास सीखता है, सामूहिकता में आता है, वो ग्रुप बनाता है, दोस्तों के साथ ग्रुप बनाता है, पीयर ग्रुप बनाता है। तो उस आयु को और ज्यादा बेहतर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। रचनात्मक अधिगम यानी उसको क्रिएटिविटी बेस्ड हमें लर्निंग करानी है। इसके अलावा उसके इमोशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके संवेगों को और अच्छा परिपक्व बनाने के लिए हमें लर्निंग करनी चाहिए। इस आयु में बच्चे को प्रेमपूर्ण पढ़ाया जाता है, यानी उसको टीचर का जो प्रेमपूर्ण और सहानुभूति जो व्यवहार है उसकी जरूरत होती है। इससे बच्चा पढ़ाई के प्रति डरता नहीं है। आमतौर पे देखा होगा मिडिल आयु में ही या बाल्यावस्था में बच्चे जो है मेनली स्कूल छोड़ देते हैं, या मान लो इस आयु में बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई से थोड़ा नेगेटिव होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। तो टीचर को प्रेम सहानुभूति का प्रयास करना चाहिए। ठीक है जी। तो इस आयु में बच्चा जो है बाल्यावस्था की अलग आयु तक चलता है। बाल्यावस्था में ये विकास का अहम आयु है, जिसमें स्कूली शिक्षा जो है वो और बेहतर होने का प्रयास करती है। तो इस आयु में उसको नैतिक शिक्षा का भी हम प्रयास करेंगे। धीरे धीरे उसको जो मॉरल वैल्यूज हैं वो धीरे धीरे कहानियों के रूप में हम उसको देते हैं। तीसरी आयु आती है हमारी जो हायर क्लासेस में आता है, या किशोरावस्था जिसको कह देते हैं। बड़ी क्लासेस में 8वीं के बाद का जो काल आता है वो इसमें आता है। तो इस किशोरावस्था में इसको झंझावत काल कह देते हैं, कठिन काल। ठीक है, टफेस्ट एज है ये। इस आयु में जो मुख्यतः दिक्कतें आती हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, ना तो वो बच्चा रहा है ना वो बड़ा हुआ है अभी, तो बीच में आयु है, तो उसको असमंजस होता है। ठीक है जी। और वो डाउट में रहता है। इसके अलावा उसको समायोजन यानी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। तो समायोजन में उसको दिक्कतें होती हैं, समाज में समायोजन, परिवार में समायोजन, क्लास में समायोजन आदि आदि उसको दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा इस आयु में बच्चा जो है जवान भी होता है। धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो परिपक्व होता है, मेच्योर होता है, जवानी आने लगती है, लड़का और लड़की दोनों जवान होने लगते हैं। तो उनमें हार्मोनल चेंज होते हैं, यानी उनके अंदर हार्मोनल ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। तो हार्मोनल ग्रोथ के कारण वो कंट्रोल पावर को रोक कर नहीं पाते, यानी उनका अपने शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है, नियंत्रण कर नहीं पाते। इमोशनल इम्बैलेंस यानी संवेगात्मक अस्थिरता रहती है, इम्बैलेंस होता है। इसके अलावा वो प्रोबेटिव बिहेवियर यानी निषेधात्मक व्यवहार करते हैं। इस आयु में जो चीज उनको मना की जाती है वो बार बार वही चीजें करने का प्रयास करते हैं। उनका बहिर्मुखी व्यवहार होता है, यानी वो बाहर की तरफ देखते हैं, उनको पढ़ाई में रुचि नहीं होती, क्लास के बाहर उनको ज्यादा रुचि रहती है। इस आयु में बच्चे जो है आमतौर पर यह व्यवहार प्रकट करते हैं। पेंडुलम की कंडीशन आमतौर पे देखी होगी, किशोरावस्था में आती है। बच्चा जो है डावाडोल रहता है, लगातार उसका व्यू जो है चेंज होता रहता है, उसके विचार बदलते रहते हैं। इसके अलावा मूल्यों आदर्शों में संघर्ष होता है, वैल्यूज
और आइडियल्स में, क्योंकि नई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है वो, और उसके मूल्यों में लगातार संघर्ष रहता है, विचार स्थिरता नहीं रहती, और पढ़ाई लिखाई में अरुचि यानी इंटरेस्ट उसका बहुत कम होने लगता है, और वो ओपननेस यानी खुलेपन के व्यवहार में जाने लगता है। तो किशोरावस्था जो है टफ क्यों है? क्योंकि टीचर के लिए बच्चे को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उसको इंटरेस्ट उसका बरकरार रखना मुश्किल होता है। इसके अलावा बच्चा जो है बहिर्मुखी होता है, तो टीचर का जो प्रयास होता है उसको क्लास के बिहेवियर के, क्लास के माहौल के हिसाब से ढालने का प्रयास होता है। तो दिक्कतें आती हैं जो शिक्षण में, वो बता देता हूँ आपको। इसमें उसकी मेंटल डेवलपमेंट जो है उसमें दिक्कतें आती हैं। बच्चा जो है, जो बॉडीली चेंज हो रहे हैं उसमें, उसके हिसाब से वो मानसिक रूप से इम्बैलेंस यानी इम्परिपक्व, इमेच्योर दिखाई देता है वो। इसके अलावा इस आयु में हम उसको सेक्स एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन यानी सेक्स एजुकेशन और नैतिक शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, ताकि उसके मूल्यों में परिपक्वता यानी मेच्योरिटी आए। इसके अलावा हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग यानी वोकेशनल एजुकेशन की तरफ भी ले जाने का प्रयास इस आयु में कर सकते हैं। इस आयु में उसको गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चा जो है इस आयु में दोराहे पे खड़ा होता है, उसको गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो टीचर को एज ए काउंसलर, एज ए गाइडेंस उसको गाइड करना चाहिए, उसके डाउट हैं वो उनको सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा इस आयु में अपराध करने की प्रवृत्ति होती है बच्चों में, तो इस आयु में जो उनके अपराध है उनकी प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास होना चाहिए। उनको सही रास्ते पे लगाने के लिए टीचर को शिक्षा को और बेहतर तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से, रचनात्मक तरीके से करना चाहिए। उनको फ्यूचर के लिए गाइड करने के लिए उनको प्रेरणाएं, मोटिवेशन भी देना चाहिए। ठीक है जी। तो इस आयु में जो है स्वतंत्रता ज्यादा होती है, ओपननेस ज्यादा होती है, बच्चा बड़ा होने लगता है, तो उस हिसाब से उसको शिक्षा के आधार पर नियंत्रित करना जो है काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। तो मैंने तीनों आधार पे बताया है। प्राइमरी लेवल में छोटा बच्चा है, बहुत बेसिक लेवल पे होता है, प्री नर्सरी और स्टार्टिंग एज आ जाती है स्कूल की। उस आयु में टीचर के लिए उसकी बेसिक हैबिट को ठीक करना मेन होता है। जबकि मिडिल आयु में, जो मध्य आयु होती है उसकी, उस आयु में बच्चे को शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना हो, भाषागत या किताबी ज्ञान, जो पुस्तकों का ज्ञान है उसकी स्टार्टिंग होती है, अक्षर ज्ञान भी अच्छे रूप से सीखने लगता है। ठीक है जी। जबकि हायर एजुकेशन में उसका इंटरेस्ट, रुचि बरकरार रखने के लिए, उसको शिक्षा के बहुआयामी रूप बताने के लिए टीचर को दिक्कतें आती हैं। तो तीनों कालों में टीचर का जो योगदान है वो मुख्य है। टीचर ही मुख्य है जो बच्चे की आयु के अकॉर्डिंग उनको देखता है, उनकी शारीरिक जरूरतों के हिसाब से उनको पढ़ाता है। विकास के सिद्धांतों को देखकर पढ़ाना भी मुख्य रूप से जरूरी होता है। तो टीचर के लिए डेवलपमेंट थ्योरीज जो हैं वो भी जरूरी हैं, विकास के सिद्धांत, और टीचिंग थ्योरीज जो हैं, टीचिंग की जो सिद्धांत है वो भी जरूरी है। तो टीचिंग थ्योरीज और डेवलपमेंट थ्योरीज अगर दोनों मिल जाती हैं तो टीचर जो है बेहतर रूप से पढ़ाने का प्रयास कर सकता है। इसके अलावा तीनों आयु में बच्चे के डाउट्स होते हैं, उसके संदेह होते हैं, उनको शांत करना भी टीचर का योगदान होता है। तो टीचर को साथ के साथ, क्लास के साथ साथ ही उनको उसके क्वेश्चनों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जैसी उसकी क्यूरियोसिटी होती है, उसकी उत्सुकता होती है, उसकी रचनाशीलता होती है, उनको भी सेटिस्फाई करना, उनको भी आगे बढ़ावा देने के प्रयास टीचर के होने चाहिए। तो मैंने आज की क्लास में तीनों लेवल के लिए अलग अलग थोड़े थोड़े टिप्स होते हैं, टीचर के लिए टीचिंग मेथड्स होते हैं, थोड़े थोड़े अलग होते हैं, उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।